हेलो एवरीवन, होप सो सभी की तैयारी फॉर मे 23 एग्जाम्स लगभग कंप्लीट हो चुकी होंगी। रिवीजन्स भी हो चुकी होंगी, एक या दो तो कम से कम। अब समय आ गया है अमेंडमेंट्स को कवर अप करने का। कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट्स है, क्या अमेंडमेंट्स ज्यादा हैं या थोड़ी सी अमेंडमेंट है, क्या अमेंडमेंट्स मुश्किल है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अमेंडमेंट्स हैं फॉर मे 23 एग्जाम्स वो बहुत बहुत कम है। छोटी छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं 5 या 6 चैप्टर्स के अंदर, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स तो सिग्निफिकेंट हैं, लेकिन बाकी अमेंडमेंट्स तो इतनी सिग्निफिकेंट भी नहीं है कि एग्जाम में पूछी जा सके। हां, अमेंडमेंट्स हैं तो आपकी नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट्स को फॉर इंटर लॉ पेपर फॉर मे 23 एग्जाम्स। इंस्टीट्यूट की जो अमेंडमेंट्स है, इंस्टीट्यूट ने जो आरटीपी रिलीज की है उसमें उन्होंने अमेंडमेंट्स को कैसे दिया है, पहले तो एक बार उसको देख लेते हैं, फिर इन अमेंडमेंट्स को कैसे कवर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इंस्टीट्यूट ने चैप्टर वाइज अमेंडमेंट दी, जैसे चैप्टर नंबर 1। अमेंडमेंट किस नोटिफिकेशन के थ्रू आई, इंस्टीट्यूट ने पहले यह बताया। अमेंडमेंट क्या हुई है यह बताया, और इस अमेंडमेंट से पहले पुराना लॉ क्या था वो भी साथ में आपको बता रहा है। फिर चैप्टर 2, कौन सी नोटिफिकेशन से अमेंडमेंट आई, अमेंडमेंट क्या है और पुराना प्रोविजन क्या था। फिर चैप्टर नंबर 3, नोटिफिकेशन नंबर, अमेंडमेंट क्या हुई है और पुराना प्रोविजन क्या था। तो इंस्टीट्यूट ने सारी अमेंडमेंट्स को 3 हिस्सों में बांटा। नोटिफिकेशन जिसके थ्रू अमेंडमेंट आई, नया प्रोविजन आया क्या है और पुराना क्या था। बट इस अमेंडमेंट्स को कवर करते वक्त इंस्टीट्यूट ने सिर्फ अमेंडमेंट वाले पार्ट को कवर अप किया। यदि कोई वर्ड चेंज हुआ तो इंस्टीट्यूट ने सिर्फ उस वर्ड के बारे में डिटेल दी, कोई नया प्रोवाइजो आया तो वो पूरा लिख दिया। तो मुझे लगता है इस तरीके से इन अमेंडमेंट्स को कवर करने में आपको शायद कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इसमें आपकी मेहनत ज्यादा होगी कि इन चीजों को इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में इस पर्टिकुलर पेज नंबर पर जाकर ढूंढना और उस पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना जिसमें अमेंडमेंट है। तो इसके लिए आपके को थोड़ा सा इन अमेंडमेंट्स को कवर करने में आसानी हो, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये एक अमेंडमेंट का पीडीएफ तैयार किया है, जिसमें इंस्टीट्यूट की इन्हीं अमेंडमेंट्स को हमने चैप्टर वाइज ही टॉपिक वाइज अवेलेबल कराया है। और सिर्फ वो वर्ड नहीं लिया जिसमें अमेंडमेंट आई, रादर मैंने इन अमेंडमेंट्स में उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड जितना प्रोविजन था वो भी सारा कवर अप किया है, ताकि आपको पता हो कि इस अमेंडमेंट का इंपैक्ट कौन से प्रोविजन के रिलेशन में आप पढ़ रहे हैं। खाली अमेंडमेंट क्या आई उसको पढ़ने से एज सच कई बार क्लैरिटी नहीं मिलती। अमेंडमेंट किस प्रोविजन के रिलेशन में है उसको भी साथ ही कंसीडर करना जरूरी है अमेंडमेंट को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये अमेंडमेंट का एक पीडीएफ तैयार किया है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप में और हमारी वेबसाइट के एलएमएस के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब इन अमेंडमेंट्स को। सबसे पहली अमेंडमेंट है चैप्टर नंबर 1 में डेफिनेशंस के अंदर एक डेफिनेशन है स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन, जिसमें आप कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि एक कंपनी स्मॉल कंपनी कंसीडर होगी यदि उसकी पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट के दायरे के अंदर रहती है। अर्लियर द प्रोविजन वाज 2 करोड़ एंड 20 करोड़, बट कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014 के अंदर जो रूल 21T है उसमें चेंज आया, अमेंडमेंट आई, और अब ये जो 2 और 20 करोड़ की लिमिट थी, नाउ दे हैव बीन रिवाइज्ड टू 4 करोड़ एंड 40 करोड़। तो सबसे पहला पार्ट
अमेंडमेंट के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 में है प्रिलिमिनरी में, इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्मॉल कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 85 के रेफरेंस में जब हम रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज डी ऑफ कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014 पढ़ते हैं, तो अब इसमें पेड अप कैपिटल जो है वो 4 करोड़ रुपए का क्राइटेरिया आ गया है और टर्नओवर 40 करोड़ रुपीस के क्राइटेरिया के ऊपर है। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। इसके ऊपर तो मुझे लगता है क्वेश्चन पक्का पक्का मिलेगा आपको इलस्ट्रेशन की फॉर्म में। जो हमने सुपर 100 क्वेश्चंस भी बनाए हैं उसके अंदर भी मैंने स्मॉल कंपनी के ऊपर 2 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि स्मॉल कंपनी के ऊपर तो क्वेश्चन 99.99% एग्जाम में होना ही चाहिए। तो ये इंस्टीट्यूट की अमेंडमेंट में देखेंगे तो ये पहली अमेंडमेंट है। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने नोटिफिकेशन नंबर, नोटिफिकेशन कौन सी डेट की है वो तो बताई ही नहीं, इंस्टीट्यूट ने तो लिखी है। इंस्टीट्यूट आपसे कभी नोटिफिकेशन नंबर और इफेक्टिव डेट नहीं पूछता, तो आपको नोटिफिकेशन नंबर और उसकी इफेक्टिव डेट को याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए, सेकेंड अमेंडमेंट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के चैप्टर में, सेक्शन नंबर 16 के अंदर। सेक्शन 16 में सब सेक्शन 1 क्लॉज बी में 6 महीने का पीरियड हो गया है 3 महीने, और सेक्शन 16 के सब सेक्शन 3 में जो पेनल्टी वाला प्रोविजंस था, सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 में जो पहले पेनल्टी होती थी कंपनी पर एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर, वो पूरा सब सेक्शन सब्स्टिट्यूट हुआ है नए प्रोविजन के साथ। तो अब वो नए प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं। सेक्शन 16 किस चीज के प्रोविजन देता है? यदि किसी कंपनी का नाम, कोई कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और एट ए लेटर स्टेज बाय मिस्टेक एक ऐसे नाम से जो रिजेंबल करता है विद द नेम ऑफ अ कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, तो उस कंपनी का नाम तो चेंज कराना पड़ेगा ना, जिसने किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मिलता जुलता नाम रख लिया। अब इसमें जो एक प्रोविजन चेंज हुआ सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में, यदि कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है एक ऐसे नेम से जो रिजेंबल करता था किसी दूसरे पर्सन के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो वो पर्सन एप्लीकेशन दे सकता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 3 इयर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट कंपनी और 3 इयर्स ऑफ चेंज ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेगा कि ये नाम चेंज करवाइए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंपनी को डायरेक्शन देती है आप अपने नाम को चेंज करिए, और इस कंपनी को विद इन अ पीरियड ऑफ, अर्लियर इट वाज 6 मंथ, नाउ द प्रोविजन इज 3 मंथ, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द इशू ऑफ सच डायरेक्शंस अपने नेम को थ्रू एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चेंज कर लेना चाहिए। तो ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के कितने पीरियड के अंदर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स नेम इफ द नेम रिजेंबल विद द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ अ पर्सन, दैट इज विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर चेंज ऑफ नेम। बट यदि इस 3 महीने के पीरियड के अंदर कंपनी अपने नेम को चेंज नहीं करती, अर्लियर देयर वाज प्रोविजन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 कि कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा 1000 रुपीज पर डे का, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट पर फाइन लग सकता था 5000 रुपीज से 1 लाख का। अब इसका सिंपल सा प्रोविजन आ गया, क्या? यदि कंपनी डिफॉल्ट कर रही है इन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया नाम अलॉट कर देगी इन टू द कंपनी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, और रजिस्ट्रार इस नए नाम की एंट्री कर देगा इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज इन प्लेस ऑफ ओल्ड नेम,
और नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द न्यू नेम कंपनी को इशू कर दिया जाएगा। पेनल्टी हटा दी गई, सिंपल ये कहा गया आप चेंज नहीं करोगे तो हम चेंज कर देंगे। अब ऐसा हो गया कि मान लो कंपनी थी पहले एक्स वाई लिमिटेड, रिजेंबल करती थी किसी के नाम से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा चेंज कर दो, इन्होंने कहा नहीं करते, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका नाम रख दिया गब्बर सिंह लिमिटेड, कुछ भी नाम रख दिया उठा करके। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये कहेगी ना हमने तो आपको मौका दिया था, आपको टाइम दिया था 3 महीने का, अपना नाम चेंज कर लेते, आपने खुद क्यों नहीं किया? अब नहीं किया तो हमारी मर्जी, जो हमारे सामने नाम आया हमने रख दिया। तो अब कंपनी अब अपना नाम चेंज करना चाहती है तो कर पाएगी या नहीं? हाँ कर लो, कर लो, कोई रोक थोड़ी रहा है। और यही इसका प्रोवाइजो कहता है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम सब्सिक्वेंटली चेंजिंग इट्स नेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 30। तो इस पे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दी कि आप अपना कंपनी का नाम चेंज करिए बिकॉज आपकी कंपनी का नाम रिजेंबल कर रहा है विद ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, विद इन 3 मंथ आप चेंज करिए। कंपनी ने चेंज नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके नाम को चेंज कर दिया, अब कंपनी अपने नाम को दोबारा से चेंज करना चाहती है। बताइए क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? ऑप्शन ए, कंपनी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले उनको मौका दिया था। कंपनी ऐसा कर सकती है 1 साल के बाद, कंपनी ऐसा कर सकती है 3 साल के बाद, कंपनी ऐसा कर सकती है एट एनी टाइम। आंसर आएगा कंपनी कैन डू सो एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। तो ये अमेंडमेंट थी हमारी चैप्टर नंबर 2 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड इंसिडेंटल मैटर्स देयर टू के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर क्या अमेंडमेंट है? उसमें अमेंडमेंट है रूल नंबर 14 के अंदर, जिसमें कहा गया है अब कि आप जो प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर कुछ पर्संस को ऑफर देते हैं टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, ऐसा ऑफर नहीं दिया जा सकता है किस पर्सन को? एक ऐसे पर्सन को या बॉडी कॉर्पोरेट को जो रजिस्टर्ड है ऐसी कंट्री में, या पर्सन नेशनल है, सिटीजन है एक ऐसी कंट्री का जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है, अनलेस सच बॉडी कॉर्पोरेट और उस नेशनल ने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ली है अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स रूल्स 2019, और इस अप्रूवल की कॉपी जो एप्लीकेशन फॉर्म था, एप्लीकेशन लेटर थी, उसके साथ लगाई है। तो ये प्रोविजन आपको याद रखना है। नो ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज अंडर दिस रूल, अंडर दिस रूल मतलब रूल नंबर 14, और ये किस चीज का है? प्राइवेट प्लेसमेंट का, जो आप सेक्शन 42 में पढ़ते हैं। शैल बी मेड किसको? नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री विच शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया, और टू अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया, अनलेस such body corporate or the national have obtained the CG approval under the Foreign Exchange Management Non-Debt Instrument Rule 2019 and इस अप्रूवल को अटैच किया गया है विद द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर। तो रूल नंबर 14 के अंदर ये एक नया प्रोवाइजो ऐड किया गया है। तो इंस्टीट्यूट के आरटीपी में इस अमेंडमेंट को देखें, रूल नंबर 14 के सब रूल 1 में आफ्टर द 4th प्रोवाइजो द फॉलोइंग प्रोवाइजो शैल बी इंसर्टेड विद द बाय द नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो। ना तो आपको नोटिफिकेशन नंबर याद रखने की जरूरत, ना डेट याद रखने की जरूरत, और रूल के अंदर सब रूल प्रोवाइजो नंबर कोई जरूरत नहीं है, इतना याद ही नहीं हो सकता।
तो सिंपल आप प्रोविजन याद रखिए, प्रोविजन याद है, रूल नंबर भूल गए कोई बात नहीं, कोई नंबर नहीं कटेगा, और रूल नंबर याद है, प्रोविजन भूल गए कोई नंबर नहीं मिलेगा। रूल याद है, नंबर याद है, प्रोविजन याद नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला नंबर, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्रोविजन याद है, रूल नंबर याद नहीं, फुल मार्क्स मिलेंगे। रूल नंबर के एज सच कोई मार्क्स इन जनरल तो अलॉटेड नहीं होते, अनलेस एमसीक्यू ही रूल के नंबर पर बना दिया जाए, जो मुझे तो लगता नहीं कि कोई एग्जामिनर बनाएगा, कोई पेपर सेटर नहीं बनाता, और ना ही इंस्टीट्यूट की जो एमसीक्यूज की बुकलेट है या आरटीपीज हैं उनके अंदर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला कि एमसीक्यू बना रखा हो रूल नंबर पर, सेक्शन नंबर पर, अनलेस अनटिल कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल या सेक्शन नंबर है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 के अंदर रूल नंबर 14 की अमेंडमेंट। अब इसके बाद अमेंडमेंट है चैप्टर नंबर 5 में, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय द कंपनीज। चलिए चैप्टर 5 पर चलते हैं। इसके अंदर रूल नंबर 16 में एक प्रोविजन था कि जो डिपॉजिट्स की रिटर्न है फॉर्म नंबर डीपीटी 3 में, ड्यूली ऑडिटेड रिटर्न आप आरओसी के पास फाइल करते हैं अलोंग विद द रिक्विजिट फीस ऑन और बिफोर द 30th जून ऑफ द ईयर। अब इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट और या एक रिक्वायरमेंट और ऐड कर दी गई। क्या रिक्वायरमेंट ऐड की गई? एंड अ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट shall be submitted by the auditor in form DPT3। फॉर्म DPT3 के अंदर ऑडिटर से भी डिक्लेरेशन मांग ली गई कि आपने ऑडिट की है। मैं इसका आपको फॉर्म दिखाता हूं DPT3 इसको समझाने के लिए। और ये रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स का फॉर्म है DPT3। इसके अंदर पहले तो आपकी डिटेल आ जाएगी, कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, ईमेल आईडी, इस फॉर्म का पर्पस, क्या कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी की नेटवर्थ की डिटेल, डिपॉजिट्स के पर्टिकुलर, ये सारी डिटेल चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। और लास्ट में आ जाएंगी एक डिक्लेरेशन, किसकी? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। ये फॉर्म के अंदर चेंज हुआ था तो इन्होंने रूल नंबर 16 में भी इसकी एक लाइन डाल दी, अ डिक्लेरेशन फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर shall also be there. I hereby duly certify that the amount specified in particulars of deposits and particulars of liquid asset is correct and in line with the relevant provisions of Companies Act 2013 to be digitally signed by name, designation, membership number or certificate of practice number of the statutory auditor। तो ये रूल नंबर 16 की अमेंडमेंट है कि जो ड्यूली ऑडिटेड रिटर्न है डीपीटी 3, उसी के अंदर एक डिक्लेरेशन भी सबमिट होगी स्टैट्यूटरी ऑडिटर की, इसी सेम फॉर्म के अंदर डीपीटी 3 के अंदर। ठीक है, ये अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट की हो गई हमारी चैप्टर नंबर 5 की। आफ्टर द वर्ड सो एंड सो, ये वर्ड ऐड करने हैं। अब ऐसे थोड़ी समझ में आएगा किस वर्ड के बाद क्या ऐड करना है, इसमें तो बहुत मेहनत होगी। तो आपकी उस मेहनत को बचाने के लिए ही इन अमेंडमेंट के नोट्स को तैयार किया गया है, ताकि आप आराम से इन अमेंडमेंट्स को स्टडी कर लें और अपनी बुक के अंदर भी आप चाहें तो इन अमेंडमेंट को वहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं, जो बुक आपके पास है। इसीलिए मैंने बुक का टॉपिक नंबर 5.3 उसके अंदर रूल 16 वही सेम प्रोविजन को उठाकर इस डॉक्यूमेंट में लगाया है अलोंग विद अमेंडमेंट, और उनको रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 की अमेंडमेंट। इसमें दो अमेंडमेंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के चैप्टर में। पहली अमेंडमेंट है रूल नंबर 3 की, जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के प्रोविजन दिए गए हैं और वेरिफिकेशन बताई गई है, हाउ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज शैल बी वेरीफाइड। इसी के अंदर अब एक प्रोवाइजो डाला गया और एक्सेप्शन दी गई कि इस रूल नंबर 3 में जो भी लिखा गया है वो अप्लाई नहीं होगा। नथिंग कंटेन्ड in rule number 3
शैल अप्लाई किसके ऊपर? एनी चार्ज रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड और मॉडिफाइड बाय whom? अ बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 77। किसकी फेवर में? आरबीआई की फेवर में। व्हेन एनी लोन और एडवांस हैज बीन मेड टू इट, यदि आरबीआई ने कोई लोन या एडवांस दिया है किसी बैंकिंग कंपनी को अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी, तो जो चार्ज के प्रोविजन है अंडर रूल नंबर 3 वो अप्लाई नहीं होंगे। तो ये एक प्रोविजन है जिसको मुझे नहीं लगता एग्जाम में कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि इसका आरबीआई एक्ट उसका सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 सब क्लॉज डी, सेक्शन 17 के क्लॉज 4 का सब क्लॉज डी, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं कहीं, आरबीआई एक्ट हमारे सिलेबस में थोड़ी है कहीं पर। तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है। हां, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या एक नंबर की ट्रू फॉल्स के अंदर इस क्वेश्चन को देना चाहे तो दे सकते हैं कि एक बैंकिंग कंपनी ने आरबीआई से कोई लोन लिया और उसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट होना है, तो क्या उस चार्ज की क्रिएशन पर या मॉडिफिकेशन के रिलेशन में जो रूल 3 के प्रोविजन है क्या वो एप्लीकेबल होंगे? नहीं, वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो एक तो ये अमेंडमेंट है जो नोटिफिकेशन नंबर सो एंड सो 27 अप्रैल को आई थी, रूल नंबर 3 में सब रूल 4 के बाद सब रूल नंबर 5 डाला गया, न्यूली इंसर्टेड। अब इसमें एक छोटी सी अमेंडमेंट और है, वो 29 अगस्त 2022 को इस नोटिफिकेशन के थ्रू आई थी और एक नया रूल ऐड किया गया, रूल नंबर 13। तो वो मैंने आपको एक नया टॉपिक बना करके दे दिया, सबसे लास्ट में लगेगा आपकी बुक के अंदर इस चैप्टर के में, दैट इज साइनिंग ऑफ जो चार्ज के ई फॉर्म्स हैं बाय हुम? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और लिक्विडेटर फॉर द कंपनीज अंडर रिजोल्यूशन और लिक्विडेशन। अब शायद आपको रिजोल्यूशन के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं आईबीसी 2016। इन द ईयर 2016 एक एक्ट आया था जिसका नाम था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। इसके अंदर कैसे एक कंपनी जो इंसॉल्वेंसी की पोजीशन में पहुंच गई है बट अभी लिक्विडेट नहीं हुई है, उसको रिजॉल्व करने का, उसकी इंसॉल्वेंसी का सॉल्यूशन निकालने का प्रोसीजर दिया गया है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू। तो वो सब चीजें आप सीए फाइनल में जाकर के पढ़ेंगे। तो एक ऐसी कंपनी जो इंसॉल्वेंसी के अंदर है जिसकी रिजोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा है, बट यदि रिजोल्यूशन नहीं हो पाता है तो वो लिक्विडेशन में चली जाती है। तो ऐसी कंपनीज जो अंडर इंसॉल्वेंसी हैं या अंडर लिक्विडेशन चल रही हैं, तो उन कंपनीज के अंदर जो चार्ज के रजिस्ट्रेशन, चार्ज की सेटिस्फेक्शन, चार्ज की मॉडिफिकेशन, चार्ज की एक्सटेंशन के फॉर्म है CHG 1, 4, 8 एंड 9, उन फॉर्म्स को आपको साइन कराना पड़ेगा किससे? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर से। इन केस ऑफ कंपनीज जो इधर अंडर रिजोल्यूशन या लिक्विडेशन चल रही है, तो जो फॉर्म नंबर CHG 1, 4, 8, 9, क्रिएशन और मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट या सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, तो इनके लिए जो ये फॉर्म है 1, 4, 8 एंड 9, उसके लिए आपको इन फॉर्म्स पर साइन कराना पड़ेगा किससे? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल IRP या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल या फिर लिक्विडेटर से, यदि कंपनी अंडर रिजोल्यूशन या लिक्विडेशन में चल रही है। तो रिजोल्यूशन, लिक्विडेशन वो आप सीए फाइनल में जाकर पढ़ेंगे, बट अभी इसको याद रख लेना आप, ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में ही। चलिए, ये अमेंडमेंट भी हो गई हमारी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट है चैप्टर नंबर 7 के अंदर। चैप्टर 7 की जो अमेंडमेंट है दैट इज इन द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें एक सेक्शन 94 है जिसमें कहा गया
कि जो मेंबर्स का एक रजिस्टर है जो अंडर सेक्शन 88 बनता है और जो कंपनीज की एनुअल रिटर्न है अंडर सेक्शन 92 आरओसी के ऑफिस में फाइल होती है, दे आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। जो ये रजिस्टर बनाए गए और इन रजिस्टर की जो इंडेक्स है क्या और इन रिटर्न की जो कॉपीज हैं, क्या कोई मेंबर या डिबेंचर होल्डर या एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, बेनिफिशियल ओनर, क्या इनकी इंस्पेक्शन कर सकता है? यस, इंस्पेक्शन इज ओपन टू मेंबर, डिबेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर और बेनिफिशियल होल्डर ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स विदाउट पेमेंट एंड एनी अदर पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल रूल नंबर 14 सब रूल 1 में दे दी। आगे बढ़ते हैं। क्या कोई मेंबर, डिबेंचर होल्डर, अदर सिक्योरिटी होल्डर और बेनिफिशियल ओनर या एनी अदर पर्सन इन रजिस्टर की इंडेक्स की रिटर्न में से कोई एक्सट्रैक्ट ले सकता है? सेक्शन 94 सब सेक्शन 3 कहता है हां ले सकता है, और रूल नंबर 14 सब रूल ने कहा कि यस, इसके लिए एक फीस रखी जा सकती है बट नॉट एक्सीडिंग 10 रुपीज, और ये कंपनी को फीस रिसीव्ड होने के 7 डेज में अवेलेबल कराना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी के रिलेशन में एक रूल नंबर 14 सब रूल 3 आया है और यह कहता है इररिस्पेक्टिव रूल 14 सब रूल 1 क्या अलाउ करता है, रूल 14 सब रूल 2 क्या अलाउ करता है। 4 चीजें तो नहीं दी जाएंगी, 4 चीजों की इंस्पेक्शन अलाउड नहीं होगी, ये 4 मैटर का एक्सट्रैक्ट अलाउड नहीं होगा, इन 4 मैटर्स के रिलेशन में कोई कॉपी अलाउड नहीं की जाएगी। अब ये 4 मैटर हैं कौन से? एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस इन केस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, यदि मेंबर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है उसका एड्रेस या रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं दिया जाएगा। ईमेल आईडीज ऑफ मेंबर्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 4 चीजें हैं जिनकी इंस्पेक्शन, एक्सट्रैक्ट, कॉपी अलाउड नहीं की जाएगी। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 7, उसकी अमेंडमेंट। चैप्टर 6 की अमेंडमेंट हो गई। चैप्टर 7 में रूल 14 सब रूल 3 ये 4 चीजें नहीं होंगी। ये हो गया। आई बिलीव कि शायद इस तरीके से इन अमेंडमेंट्स को जब हम कवर अप कर रहे हैं कि उसके इंसिडेंटल प्रोविजंस को स्टडी करके इन अमेंडमेंट्स को कर रहे हैं, तो शायद इन अमेंडमेंट्स को समझने में ज्यादा आसानी होगी इंस्टेड कि यदि हम यहां से इनको डायरेक्ट समझते तो। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसके अंदर क्या अमेंडमेंट है? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड में जो रूल नंबर 3 है किसका? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी रूल्स 2016, उसके रूल नंबर 3 में बताया गया है इस फंड में क्या क्या चीजें क्रेडिट हो सकती है। उसके रिलेशन में एक नया पॉइंट ऐड किया गया, ऑल द शेयर्स held by the authority in accordance with the proviso to section 90 subsection 9 and any benefit arising out of such shares। अब क्या सेक्शन 90 सबसेक्शन 9 के अंदर कौन से शेयर्स की बात की गई है वो शेयर्स ध्यान में आते हैं? शायद से नहीं। शेयर्स हेल्ड बाय सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर्स। आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं ये प्रोविजन क्या है, शायद याद आ जाए। देयर इज ए रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 90 सबसेक्शन 1
कि जो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू गिव अ डिक्लेरेशन टू द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, बट इफ such declaration is not being given by such person, then section 90 subsection 7 में जो कंपनी है वो ट्राइब्यूनल को एक एप्लीकेशन देती है विद ए रिक्वेस्ट, क्योंकि हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन बाय दिस पर्सन हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, तो आप इन शेयर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए एज टू द ट्रांसफरेबिलिटी, as to suspension of the rights associated with these shares. ओके, ट्राइब्यूनल के पास ये एप्लीकेशन गई और ट्राइब्यूनल ने सेक्शन 90 सबसेक्शन 8 में एक अपॉर्चुनिटी दी इन पर्संस को अपनी बातें रखने की, और विद इन 60 डेज वो ऑर्डर पास कर सकती हैं और इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती हैं इफ ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन कि हां जो कंपनी की कंप्लेंट है या कंपनी का जो व्यू पॉइंट है वो सही है। तो अब क्या होगा, ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया विद इन 60 डेज। 90 सबसेक्शन 9 में फिर कहा गया कि यदि ट्राइब्यूनल ने जो रेस्ट्रिक्शन लगा दी इस ऑर्डर के 1 साल के अंदर, यदि किसी पर्सन ने इसके अगेंस्ट रिलीफ अप्लाई नहीं किया, कोई एप्लीकेशन नहीं आई, तो ट्राइब्यूनल ने जिन शेयर्स पर ये रेस्ट्रिक्शन लगाई थी विद इन उसके 1 ईयर में, रेस्ट्रिक्शन लगाने के 1 साल में ये शेयर आईईपीएफ अथॉरिटी को ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मैंने आपको सेक्शन 90 का ये थोड़ा सा एक समराइज्ड प्रोविजन बता दिया, सेक्शन 90 सबसेक्शन 1, 7, 8 एंड 9 में। तो अब क्योंकि सेक्शन 90 सबसेक्शन 9 ने कहा कि जो ये शेयर्स हैं जिनके ऊपर ट्राइब्यूनल ने रेस्ट्रिक्शन लगाई है अंडर सेक्शन 90 सबसेक्शन 8, इन पर यदि कोई एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन नहीं आती है, देन दीज शेयर्स विल बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो जो शेयर आईईपीएफ अथॉरिटी के नाम पर चले गए वो शेयर्स कहां पर क्रेडिट कर दिए जाएंगे, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और इन शेयर्स के ऊपर आईईपीएफ अथॉरिटी को फॉर द टाइम बिंग कोई रिजल्टिंग बेनिफिट हुआ है तो वो बेनिफिट भी आईईपीएफ फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये थी अमेंडमेंट हमारी चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड के चैप्टर में। डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 3 सब रूल 2 क्लॉज एफ के बाद क्लॉज नंबर एफ ए, ये भी हो गया जी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अमेंडमेंट है वो है चैप्टर नंबर 9 की अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। इसके अंदर 3 जगह पर अमेंडमेंट है, एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट के रिलेशन में, दूसरा सीएसआर के रिलेशन में, तीसरा फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी सेक्शन 137 के रिलेशन में रूल नंबर 12 के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 128 के अंदर जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की एज टू मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 का एक प्रोवाइजो है जो कहता है कि कंपनी चाहे तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एंड अदर रेलिवेंट पेपर्स को किस फॉर्म में मेंटेन कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट एज स्टेटेड इन रूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल्स 2014। नाउ अब बढ़ते हैं रूल नंबर 3 कहता क्या है। रूल नंबर 3 का सब रूल 1 कहता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है एंड अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर है दैट आर मेड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, पहले प्रोविजन था शैल रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया, अब इसके आगे एक वर्ड डाल दिया गया एट ऑल टाइम्स। जो एक्सेसिबिलिटी है इन बुक्स की, पेपर्स की, ये ऑल टाइम्स रहनी चाहिए। इसके बाद ये एक प्रोवाइजो ऐड किया गया था जिसमें कहा गया था कि कंपनी का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, एक ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर फीचर हो किस चीज का, रिकॉर्डिंग ऑफ
ऑडिट ट्रेल का, क्रिएटिंग एन एडिट लॉग का, अलॉन्ग विद द डेट जब ये चेंज किए गए, और ऑडिट ट्रेल को डिसेबल ना किया जा सके। तो जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपनी बुक्स बना रही है उसका सॉफ्टवेयर के अंदर ये फीचर होने जरूरी है, और यही रिक्वायरमेंट इन रिलेशन टू ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर भी अपनी रिपोर्ट के अंदर रूल नंबर 11 ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 बताता है। अब ये प्रोविजन जो पहले एप्लीकेबल था अप्रैल 1, 2022 से, तो इसको एक्सटेंड किया गया। नाउ दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 23। तो ये तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में। 23-24 की जो बुक्स हैं वो इस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर बनेंगी। पूछना चाहे तो पूछ सकता है, बट डेट का मुझे नहीं लगता आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये प्रोविजन कौन सी डेट से इफेक्टिव है, बट अमेंडमेंट है। इसके बाद फिर एक प्रोविजन है सब रूल 6 के अंदर बैकअप का, कि जो बैकअप है बुक्स ऑफ अकाउंट का, अदर बुक्स एंड पेपर का, वो फिजिकल सर्वर में ऑन अ पीरियोडिक बेसिस लेना है। अब पीरियोडिक को क्लियर कर दिया गया, दैट इज डेली बेसिस पर लेना है। बैकअप ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर बुक्स एंड पेपर ऑफ द कंपनी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इंक्लूडिंग एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया shall be kept in server physically located in India on periodic की जगह वर्ड आ गया डेली बेसिस। और इसके अलावा कंपनीज को जो इंटीमेशन देनी होती थी आरओसी को एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर का नाम, उसका आईपी एड्रेस, उसकी लोकेशन, और यदि बुक्स क्लाउड पर मेंटेन है देन सच एड्रेस एज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। उसके साथ साथ यदि सर्विस प्रोवाइडर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसके कंट्रोल में बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स इन इंडिया है, उसका नाम बताओ। तो ये रूल नंबर 3 के अंदर 4 चेंज हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड में बनाई गई, दैट शुड बी एक्सेसिबल एट ऑल टाइम्स। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसके अंदर ऑडिट ट्रेल का फीचर है, एडिट लॉग का फीचर है, वो 1 अप्रैल 23 से अप्लाई होगा। बैकअप जो फिजिकल सर्वर पर रखना है वो डेली बेसिस के ऊपर होगा। इंफॉर्मेशन जो आरओसी को देनी है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यदि सर्विस प्रोवाइडर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो उसमें आपको एक इंफॉर्मेशन और देनी है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसके कंट्रोल में बुक्स ऑफ अकाउंट एंड बुक्स एंड पेपर्स इन इंडिया है। तो ये तो चेंज था हमारा किसका, रूल नंबर 3 का। अब आ जाते हैं सीएसआर के प्रोविजंस के। इसमें भी छोटे छोटे काफी चेंज है। पहला चेंज जो बड़ा एक सिग्निफिकेंट चेंज है, रूल नंबर 3 ऑफ कंपनी सीएसआर पॉलिसी रूल 2014। इसमें एक प्रोविजन पहले पढ़ा करते थे। अच्छा, जिन बच्चों ने अगस्त 22 बैच लिया हुआ है लॉ का, उन्होंने तो ये अमेंडमेंट सारी कवर कर रखी है, मैंने क्लास में ही उनको अपडेट करा दिया था। वो कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो पढ़ा हुआ है, कहां अमेंडमेंट है। अगस्त 22 बैच जिन्होंने लिया है उनको तो मैंने इनमें से काफी अमेंडमेंट क्लास के दौरान ही कवर अप करा दी थी। जिनका पुराना बैच है अगस्त 22 से पहले का, उनके लिए ये अमेंडमेंट है। और उन्होंने ये प्रोविजन पढ़ रखा होगा कि यदि पिछले 3 कंसेक्यूटिव ईयर में कंपनी ने कोई भी कंडीशन पूरी की है इन रिलेशन टू नेटवर्थ, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव अ सीएसआर कमेटी। ये प्रोविजन हटा दिया गया और बहुत अच्छा करा। Every company which ceased to be a company covered under section 135 subsection 1 for 3 consecutive financial year shall not be required to constitute the committee and complying with the provisions of section 135। खत्म कर दिया, बस खत्म। तो अब देखना ही क्या है, अब देखना है सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर।
यदि पिछले साल में कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, तो कंपनी को सीएसआर कमेटी बनानी है। हां, एक प्रोविजन इन्होंने और डाला है, आपको ध्यान हो, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का एक केस था सेक्शन 139(6) में, और सॉरी 135(6) में, जिसमें कहा गया था कि यदि कंपनी ने जो स्पेंडिंग करनी थी 135(5) में वो नहीं की ड्यू टू द ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, तो कंपनी को 3 साल का समय दिया जाता था, कोई बात नहीं आप 3 साल तक इस अमाउंट को खर्च कर लीजिए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आप इस पैसे को अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट के अंदर जमा करा देते हैं। तो अब मान लो कंपनी ने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में बेस्ड अपॉन द प्रोविजंस एक सीएसआर कमेटी बना दी और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर कहा हम पैसा खर्च कर रहे हैं और 3 साल का इनके पास टाइम है इस पैसे को खर्च करने का। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में कंपनी या तो नेटवर्थ की या टर्नओवर की या नेट प्रॉफिट की, जो ये 3 कंडीशन है इनमें से कोई कंडीशन पूरा कर रही थी। ओके, अब क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इन्होंने कमेटी बनाई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की लिमिट्स के बेसिस पर। 22-23 में इनकी कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ना नेटवर्थ की, ना टर्नओवर की, ना नेट प्रॉफिट की। अब बताओ जी, अब क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, क्या फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कमेटी बनाओगे? अर्लियर ये प्रोविजन था सब रूल 2, जो रूल नंबर 3 का सब रूल 2 कहता था पिछले 3 साल में पूरी हो रही है ना, कोई भी कंडीशन बनानी पड़ेगी, कमेटी को रखना पड़ेगा। अब तो ये प्रोविजन ही हट गया, तो इस नए प्रोविजन के हिसाब से अब कमेटी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, तो सीएसआर कमेटी का, सीएसआर कमेटी ने कहा था ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगेगा और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के अंदर पैसा अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में पैसा पड़ा है, कौन खर्च करेगा? यदि कमेटी हटा दोगे तो, कमेटी डिसॉल्व कर दोगे तो इसके लिए इन्होंने एक प्रोविजन दे दिया, और वो प्रोविजन क्या दिया? इन्होंने कहा अ कंपनी हैविंग एनी अमाउंट इन अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ सीएसआर कमेटी। उनको तो बनानी पड़ेगी, बेशक ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही, लेकिन उनके अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट में पैसा पड़ा है अंडर सेक्शन 135 सबसेक्शन 6, और वो किसका होता है? ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का होता है। तो आपको तो 135 के प्रोविजंस की कंप्लायंस करनी ही पड़ेगी। तो ये तो है एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कह सकता हूं इसको। आगे है रूल नंबर 4 की अमेंडमेंट। एज सच कुछ भी नहीं है, इग्नोर करना चाहो इग्नोर कर दो और 2 मिनट वीडियो को आगे ले जाना, बट मैं बता रहा हूं क्या है। जो बोर्ड है वो इंश्योर करेगा कि जो सीएसआर एक्टिविटीज हैं या तो वो कंपनी खुद कर ले, या वो कर सकती हैं किसी सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू, या किसी रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट के थ्रू, या रजिस्टर्ड सोसाइटी के थ्रू। जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12A या 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ऐसा लिखा हुआ था पहले, अब नए वर्ड आ गए। जो एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23, रजिस्टर्ड है यदि अंडर सेक्शन 12A, तो अप्रूव्ड है अंडर सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एज सच इंटर लॉ के पेपर के अंदर इस अमेंडमेंट की कोई रेलिवेंसी नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे छोड़ दोगे इस अमेंडमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज इन्होंने आगे जाकर के क्लॉज डी में कर दी। अ कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट और सोसाइटी एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, registered under section 12A and approved under section 80G and having
an established track record of at least 3 years in undertaking similar activities। या तो ये सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी कंपनी ने ही खुद बनाई हूं, एस्टैब्लिश्ड बाय द कंपनी और along with any other कंपनी, कंपनी ने नहीं बनाई तो इनका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आपने जो सीएसआर का पैसा खर्च करना है, आप खुद खर्च ना करके इन सेक्शन 8 कंपनीज को, ट्रस्ट को, फाउंडेशन को, सोसाइटी को दे दो, ये खर्च कर देंगे तो आपका सीएसआर एक्सपेंडिचर मान लिया जाता है। तो ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट एज सच नहीं है। रूल नंबर 8 की अमेंडमेंट सिग्निफिकेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपके पास एक प्रोविजन होता था सीएसआर की इंपैक्ट असेसमेंट। यदि एक कंपनी की एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन 10 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है इन 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, they are required to undertake an impact assessment through an independent agency of their CSR project जिसमें 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का आउटले था। यदि कंपनी की सीएसआर ऑब्लिगेशन इन 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, कंपनी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू इनकर 10 करोड़ और मोर टुवर्ड्स द सीएसआर एक्सपेंडिचर। पहली चीज ये ध्यान रखो, जब हमने इस चीज को क्लियर कर लिया कि हां कंपनी पिछले 3 सालों में ऑन एन एवरेज 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का, 10 करोड़ या उससे ज्यादा का सीएसआर पर खर्चा करती है, तो क्या उसका कोई सिंगल प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का आउटले रखता है, आउट गोइंग है उसकी? हां है। उसका इंपैक्ट असेसमेंट करना है। किसके थ्रू कराओगे? इंपैक्ट असेसमेंट एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू होगा। क्या वो फ्री में करेगी? नहीं, पैसे लेगी। तो जो इसका खर्चा है इंपैक्ट असेसमेंट का, क्या वो बिजनेस का खर्चा माना जाएगा या सीएसआर का एक्सपेंडिचर माना जाएगा? इसके ऊपर आपको ध्यान हो तो मैंने रेगुलर क्लास में एग्जांपल भी करवाया हुआ है। अर्लियर प्रोविजन वाज सीएसआर एक्सपेंडिचर का 5% और 50 लाख विच एवर इज लोअर, यह सीएसआर का खर्चा माना जा सकता है। इंपैक्ट स्टडी असेसमेंट का खर्चा अप टू 5% ऑफ द टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर और 50 लाख विच एवर इज लोअर। अब इन्होंने प्रोविजन कर दिया चेंज, सीएसआर एक्सपेंडिचर का, टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर का 2% या 50 लाख, whichever is higher, इतना खर्चा हम आपको सीएसआर का मान लेंगे। अब मान लो कंपनी ने सीएसआर के ऊपर खर्चा किया है 15 करोड़ रुपए का, इंपैक्ट स्टडी कराई, उसके लिए पैसे दिए हैं 25 लाख रुपए। 15 करोड़ का 2% कितना बनेगा? 30 लाख। 15 करोड़ का 2% बनेगा 30 लाख। एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपने किया है 25 लाख। कितना अलाउड हो जाएगा? 30 लाख और 50 लाख विच एवर इज हायर, 50 लाख तक का खर्चा अलाउड है। आपने किया 25, पूरा का पूरा सीएसआर मान लेंगे। आपने किया 55 तो सिर्फ 50 को सीएसआर एक्सपेंडिचर माना जाएगा। सो इंपैक्ट असेसमेंट का खर्चा किस एक्सटेंट तक सीएसआर का खर्चा माना जाएगा? 2% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और ₹50 लाख विच एवर इज हायर। ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। लिमिट 2% ऑफ, कई बार आपको क्वेश्चन में ना कंफ्यूज करने के लिए नेट प्रॉफिट लिख देगा, आपको ध्यान रखना है टोटल सीएसआर एक्सपेंडिचर और ₹50 लाख, कंफ्यूज करने के लिए लिख देगा लोअर, आपको याद रखना है हायर।
2% ऑफ टोटल CSR एक्सपेंडिचर और ₹50 लाख विच एवर इज हायर। नाउ अब इसके साथ साथ आरटीपीज में इंस्टीट्यूट ने कुछ मिनिस्ट्री की क्लैरिफिकेशंस भी दी हैं। टाइम टू टाइम कौन से खर्चे को मिनिस्ट्री ने कहा ये CSR का खर्चा मान लेंगे, तो उन क्लैरिफिकेशन में क्या क्या मेन बातें निकल करके आई, इनमें समझने का कुछ नहीं है, याद रखना है। स्पेंडिंग ऑफ CSR फंड्स फॉर COVID-19 is an eligible CSR activity. Spending of CSR fund for creating health infrastructure for COVID care, establishment of medical oxygen generation and storage plants, manufacturing and supply of oxygen concentrator, ventilator, cylinder and other medical equipment for countering COVID-19 or similar such activities, they are एलिजिबल CSR एक्टिविटी कोविड-19 से रिलेटेड। अगला पॉइंट फिर कोविड-19 का है। कंपनीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कंपनीज may undertake these activities, projects or programs using CSR fund either directly or in collaboration with other companies subject to fulfillment of company's CSR policy rules 2014 and guidelines issued by Ministry of Corporate Affairs। कोविड-19 की वैक्सीनेशन के लिए जो खर्चा किया गया for person other than employees and their families is an eligible CSR expenditure। और 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव, उसके अंदर एक कैंपेन शुरू हुआ था हर घर तिरंगा। उसके रिलेशन में मास स्केल प्रोडक्शन ऑफ तिरंगा, सप्लाई ऑफ नेशनल फ्लैग, आउटरीच एंड एम्प्लीफिकेशन एफर्ट्स एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज, ये सारी की सारी क्या मानी गई हैं? CSR एक्टिविटीज मानी गई हैं। और इनके ऊपर जो खर्चा है वो CSR एक्सपेंडिचर में आप बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जी, ये हो गई MCA की क्लैरिफिकेशंस। आगे बढ़ते हैं। लास्ट अमेंडमेंट है हमारी सेक्शन 137 के अंदर रूल नंबर 12 में। करो ना करो एक ही बात है, कभी कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा सकता। सेक्शन 137 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC के पास फाइल होती है, उसके रिलेशन में रूल नंबर 12 कहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल होंगी वो होंगी फॉर्म नंबर AOC 4 के साथ, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगी फॉर्म नंबर AOC 4 CFS के साथ। NBFC के केस में फॉर्म AOC 4 NBFC Ind AS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC 4 CFS NBFC Ind AS। कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन बनाया जाएगा। अब आते हैं अमेंडमेंट पर। अमेंडमेंट में क्या कहा गया? जो कंपनी सेक्शन 135 में कवर्ड है, मींस जिनके ऊपर CSR के प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं और CSR कमेटी उनको बनानी है, उनको एक CSR की रिपोर्ट भी लगानी है। They are required to furnish a report to the registrar for financial year 2021 and onwards। किसके साथ? फॉर्म नंबर AOC 4 के साथ, फॉर्म नंबर AOC 4 XBRL के साथ, फॉर्म नंबर AOC 4 NBFC Ind AS के साथ, जो भी फॉर्म है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की पहली बार CSR 2 लगाई गई थी, बट उसमें कहा गया कि जिन्होंने AOC 4 या फिर AOC 4 XBRL, AOC 4 NBFC Ind AS ऑलरेडी फाइल कर दी है लेकिन CSR 2 फाइल नहीं की, तो अलग से दे दो, अलग से दे दो। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 30 जून 2022 से पहले पहले दे देना, और दे दी होगी आज की डेट में, अब इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं बची। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए
31 मार्च 2023 तक जमा करा दो अलग से। वैसे तो जो फॉर्म नंबर CSR 2 है आपके AOC 4 या AOC 4 XBRL के साथ या AOC 4 NBFC इंड AS के साथ जाना चाहिए। बट फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये फॉर्म ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, तो CSR 2 जो रिपोर्ट है CSR की वो आप 30 जून 22 तक का टाइम दिया गया था, जमा करा दो। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए टाइम दिया गया है 31 मार्च 23 तक का, और आगे से दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 22-23 उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब फाइल होंगी उसके साथ ही CSR 2 लगा दीजिए। तो ये थी हमारी अमेंडमेंट्स जो इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेबल की हैं फॉर May 23 एग्जाम्स के लिए। तो जितनी भी अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट ने अपने इस अमेंडमेंट मटेरियल के अंदर अवेलेबल कराई थी उन सबको मैंने कोशिश की है सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको अवेलेबल करा सकूं अलोंग विद देयर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सो दैट आप उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझकर क्या रेलिवेंट अमेंडमेंट्स हैं उसकी एक एप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग ले सके। राइट? तो इसके साथ ही अमेंडमेंट्स तो हमारी हो गई खत्म, और अच्छी तरह से पढ़ाई करिएगा और केस स्टडीज के ऊपर ध्यान रखिएगा अच्छा खासा। काफी चांसेस है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस केस स्टडी पर बेस्ड होंगे। इंस्टीट्यूट की आरटीपीस के क्वेश्चन, मॉक टेस्ट पेपर्स को अच्छी तरह से आपने देखना है उन क्वेश्चंस को, और कोशिश करिएगा एमटीपीस को अटेम्प्ट करने की। और इसके साथ साथ एक हमने सुपर 100 क्वेश्चंस की बुकलेट भी इशू की है इस अटेम्प्ट के लिए, May 23 अटेम्प्ट के लिए, जिसमें इंस्टीट्यूट के पास्ट आरटीपीस, एमटीपीस और एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन May 23 के लिए फ्रेम किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन आर एनालिसिस। मेरी अपनी एनालिसिस के बेस पर कि हां इतने मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आने हैं, ये टॉपिक कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट बनता है May 23 एग्जाम्स के लिए, उन चीजों को ध्यान में रखकर टॉप 100 क्वेश्चंस उसकी एक बुकलेट भी हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड की है। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूर करिएगा विद आंसर्स दिए हैं। सो बिलीव करता हूं ये अमेंडमेंट सेशन आपको हेल्प करेगा इन अमेंडमेंट्स को बेटर तरीके से समझने में, और आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा। तो इसके साथ आज के इस सेशन को यहीं पर करते हैं ओवर। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, विश यू द बेस्ट।